प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आज 26 नवंबर है और हम जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरा करके देश को सौंप दिया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। आज हम 2025 में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और ये देखने में आया है कि हम सब लोग भिन्न भिन्न विषय पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन संविधान को हम भूल चुके थे। पिछले कुछ वर्षों से समाज में एक चेतना का दौर पैदा हुआ और हम संविधान पर चर्चा करने लगे। बहुजन समाज तो सही अर्थों में आज से 30 वर्ष पहले ही चर्चा शुरू कर चुका था, जब भारत में संविधान की समीक्षा की बात शुरू हुई। उस समय लग रहा था कि संविधान समीक्षा के नाम पर इस देश के संविधान के खिलाफ एक वातावरण पैदा किया जा रहा है। तो उस समय मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उस समीक्षा की बात को जन आंदोलन खड़ा करके खत्म कर दिया। सरकार को लगने लगा था कि अगर जनता में आक्रोश पैदा हो गया तो फिर संविधान को नहीं बदला जा सके। वो आंदोलन समीक्षा की बात रुकने के बाद दूसरी गतिविधियों में चला गया। आज फिर एक दशक से संविधान पर संकट आने लगा है, लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं। पहली बार जब संविधान पर संकट आया तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ढाल बनकर खड़े हुए, और आज जब संविधान पर संकट आया है तो देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा संविधान बचाने के आंदोलन में खड़ा हो गया है। यहां मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वो ये कि हम संविधान पर चर्चा क्यों करें। संविधान तो एक देश की राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने का दस्तावेज है, और संविधान पर चर्चा भी या तो विधि विशेषज्ञ करते हैं या न्यायाधीश करते हैं या फिर विशेष परिस्थिति में पत्रकार करते हैं। आम व्यक्ति ने कभी भी इस विषय को अपना विषय नहीं माना। जबकि यदि मैं बहुजन समाज की बात करूं, इस देश के दबे कुचले लोगों की बात करूं, तो कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे जीवन का नया सफर इसी संविधान से शुरू होता है। ये जीवन का नया सफर क्या है? सही अर्थों में ये हमारी आजादी का सफर है। संविधान लागू होने के बाद इस देश के बहुसंख्यकों ने पहली बार अनुभव किया कि हम इस देश के नागरिक हैं।
पहली बार एक देश के नागरिक होने की अनुभूति हुई। इसी के साथ अनुभूति हुई कि हम स्वतंत्र हैं। हमने लगातार देखा है, जब भारत की आजादी की बात करते हैं तो देश के स्वतंत्र होने की बात कही जाती है। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और देश के स्वतंत्र होने का अर्थ यह मान लिया जाता है कि देश के नागरिक भी स्वतंत्र हुए। लेकिन इस देश के बहुसंख्यकों की यदि बात करें, देश की आजादी का एक व्यक्ति की आजादी से कोई संबंध नहीं रहा है, क्योंकि शासन व्यवस्था जिन सिद्धांतों का संरक्षण करती है वही कानून होते हैं। देश की आजादी से पहले इस देश के बहुसंख्यकों को कोई मानवीय अधिकार नहीं था। उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी अपना कारोबार चुनने की। उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की। उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी कि अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सके। उन्हें भोजन कैसा खाना है, वस्त्र कैसे पहनने हैं, मकान कैसा बनाना है, इन सब की कोई स्वतंत्रता नहीं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान बनाने के बाद जब यह संविधान देश को सौंपा गया और 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हुआ तो कानूनी रूप से एहसास हुआ कि आज देश का कानून हमारी सुरक्षा का दस्तावेज बनकर के खड़ा हो गया। यद्यपि आम व्यक्ति को उस समय यह एहसास नहीं हुआ था, लेकिन आजादी के 75 वर्षों के बाद मैं ये बात कह रहा हूं। आज पढ़ा लिखा वर्ग इस बात को समझता है कि देश का संविधान हमारी आजादी का दस्तावेज है, हमारी स्वतंत्रता का दस्तावेज है। हमें स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीवन जीने का हक मिला है। इस हकों का एक दस्तावेज है। भले ही इससे देश की संसद चलती है, इससे देश की विधानसभाएं चलती हैं, देश की कानून व्यवस्था चलती है, लेकिन ये सब मिलकर के हमें सुरक्षित होने का एहसास दिलाते हैं। आज जो मेरी बातचीत का विषय है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं उन बिंदुओं पर चर्चा कर रहा हूं जिनको आज तक किसी ने छुआ नहीं। अगर हम अधिकारों की बात करें, बाबा साहब के द्वारा भारत का संविधान लिखने से पूर्व हमारे पास कोई मानवीय अधिकार नहीं थे। हमें इंसान होने का भी या इंसान कहलाने का भी हक नहीं था। छुआछूत जैसी अमानवीय परंपराओं को हमने झेला है। शोषण, उत्पीड़न जीवन की नियति बनकर के हमारे सामने खड़े थे। गुलामी क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, इसके कोई अर्थ हमारे जीवन में नहीं थे। आज सब कुछ हमारे पास है। तो बहुत गंभीर बात यह है, पहले कुछ नहीं था, अब सब कुछ है। तो फिर संविधान पर संकट क्यों आया? क्योंकि संविधान पर संकट इसलिए आया क्योंकि हमने संविधान के महत्व को महत्व नहीं दिया।
हमने इस बात की आवश्यकता ही अनुभव नहीं की कि संविधान से जब हमें मिला है, तो हम संविधान से प्रेम करें, हम संविधान को समझने की कोशिश करें, हम संविधान को जानने की कोशिश करें और संविधान के प्रति हम अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह भी करें। यद्यपि संविधान की प्रस्तावना यहीं से शुरू होती है कि हम भारत के लोग, इस बात का एहसास कराता कि हम भारत के लोग हैं। क्या हम भारत के लोग बन पाए? आज भी कोई व्यक्ति अपने आप को भारतीय नहीं कहता है। अगर किसी से उसकी पहचान पूछी जाए, तो या तो अपने प्रदेश का नाम बताता है, या अपने गांव का नाम या शहर का नाम बताता है, या अपनी जाति का नाम बताता है, लेकिन वो एक देश का नागरिक है, ये बात गौण हो जाती है। इसलिए गौण हो जाती है कि हमने भारत के संविधान में जो कुछ लिखा है, जिससे हमारा जीवन बदला है, हमने उनको ना तो महत्व दिया और ना उनकी आवश्यकता को अनुभव किया। इस बात को समझना नितांत आवश्यक है। जैसे कई बार लोग कह देते हैं कि संविधान सबके लिए है, या मेरे लिए अकेले के लिए है? और विशेष रूप से जो शिक्षित लोग हैं, उन्होंने व्यक्तिगत सुरक्षा की बात तो की है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा को भूल गए। यहाँ ये बात समझना अति आवश्यक है कि ये जो संवैधानिक हक है, इनको पाने के लिए हमें एक सामूहिक प्रयास करना होता है। संविधान सुरक्षित रहे, ये सामाजिक, ये सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम हो सकता है। अगर कोई कानून, कोई अधिकार लागू नहीं हो पा रहा है, उसके लिए संघर्ष भी सामूहिक ही होता है। परंतु इसके जो परिणाम आते हैं, वो नितांत व्यक्तिगत आते हैं। उदाहरण के लिए, बाबा साहब ने नौकरियों में आरक्षण दिया, ये आरक्षण सामूहिक है, लेकिन इसका लाभ किसे मिलेगा? लाभ उस व्यक्ति को मिलेगा जो इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेगा, उसका सम्यक प्रयास होगा। तो जो प्रयास करता है, लाभ उसको मिलता है। जैसे बाबा साहब ने सबको पढ़ने का अधिकार दिया, लेकिन जिसने शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयास किया, जिसका प्रयास सम्यक रहा, वो शिक्षित हो गया, और जिसने प्रयास नहीं किया, वो शिक्षित नहीं हुआ। कानून, अधिकार सबके लिए था, कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला। ये किसकी जिम्मेदारी थी? निसंदेह सरकार इसके लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन ये कहने मात्र से क्या हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के उत्तरदायित्व से बच सकते हैं? ये समाज की जिम्मेदारी थी कि जो संवैधानिक हक है, जिससे हम अपनी अज्ञानता को दूर कर सकते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए हमारे सामाजिक प्रयास भी होने चाहिए। लेकिन हम लोग भूल गए। आज भी हम 26 नवंबर का दिन एक रस्म अदायगी के रूप में मना रहे हैं। कुछ बड़े कार्यक्रम कर रहे होंगे, तो कुछ छोटे कार्यक्रम कर रहे होंगे, कुछ संगोष्ठियां कर रहे होंगे, और कुछ बैठ करके कमरों में चर्चा कर रहे हैं। जो संविधान में लिखा है, जो हमारा हक है, उस पर चर्चा करना बुरा नहीं है, लेकिन चर्चा इस बात पे भी होनी चाहिए कि 75 वर्षों के बाद
हम उस शिक्षा के अधिकार को पूरी तरह इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाए? उस शिक्षा को हम जन-जन तक क्यों नहीं पहुँचा पाए? उस शिक्षा के प्रभाव से हम समाज के स्वरूप को क्यों नहीं बदल पाए? जब हम समाज के स्वरूप की बात करते हैं, तो हमें बहुत निराशा होती है। बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों को पाकर के हम क्या से क्या हो गए? हमारे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हुआ, लेकिन जब सामाजिक उत्तरदायित्व की बात आती है, तो वो सभी लोग अपने आप को छुपा लेते हैं, जिन्होंने समाज के को मिले हुए अधिकारों का अपने हित के लिए उपयोग किया। तो यहाँ हमसे एक बड़ी चूक हो गई। संविधान के मिले अधिकारों को हमें जीवन में प्राथमिकता के तौर पर स्वीकार करना चाहिए था। हमसे चूक यहाँ हो रही है कि हमने जो भी हमें कुछ मिल रहा है, उसके लिए कभी भी हमने बाबा साहब को या भारत के संविधान को या उन लोगों को जिनके प्रयास से ये सब मिला, कभी भी हमने उनको धन्यवाद नहीं दिया। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी स्तर पर भी ऐसा प्रयास नहीं हुआ जिससे आम व्यक्ति इसके महत्व को समझ सके। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। उसकी पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हैं और अगले दिन सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होता है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। उस दिन भी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होता है। 15 अगस्त की परेड और 26 जनवरी की परेड को देखने का बहुत ही कौतूहल होता है। लाखों लोग अपने अपने प्रयासों से देखने का प्रयास करते हैं, और हो भी क्यों ना, प्रयास बहुत सुंदर होता है। लेकिन ये बात हमारी कभी समझ में नहीं आई कि देश के संविधान से देश चलता है। इस संविधान से देश के नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हैं। सरकार जिसकी जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्र की सीमाओं को मजबूती प्रदान करे, उस मजबूती के लिए सैन्य सुरक्षा बल और उसकी ताकत का प्रदर्शन तो बुरी बात नहीं है। लेकिन सरकार का जो कर्म है, सरकार के जो प्रयास है, वो सैन्य शक्ति दिखाने के ही प्रयास है। जबकि संविधान से हमें बाहर की सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा की बात भी करनी चाहिए थी। जैसे आतंकित घटनाएं हैं, शोषण की घटनाएं हैं, सामाजिक जुल्म की घटनाएं हैं, मानसिक प्रताड़ना और उत्पीड़न की घटनाएं हैं। इनका कोई चर्चा क्यों नहीं होती? जबकि ये कानून, पुलिस और न्यायालय, इन तीनों के समन्वय से हम इन सबसे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन सरकारी स्तर पर ऐसा कोई उत्सव नहीं मनाया जाता जहां हम इन सभी जुल्मों से समाज को बचा सके। सरकार का भी कोई प्रयास प्रदर्शित नहीं होता कि जहां लोगों को जागरूक किया जा सके कि आतंकित नहीं होना चाहिए। आतंक का अर्थ केवल आतंकवादियों से नहीं है। मेरा आतंक के शब्दों में जातंकवादियों का भी है, जो जाति पर अभिमान करके जातिगत उत्पीड़न करते हैं, जातिगत शोषण करते हैं, जातिगत जुल्म करते हैं। उन सबसे इस देश के नागरिकों को कैसे सुरक्षा मिलनी चाहिए? वैसे तो सरकार का भी दायित्व बनता था कि वो इस पर चर्चा करे, लोगों को जागरूक करे। अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही है, तो ये देश के नागरिकों की जिम्मेदारी थी कि वे
इन कानूनों, इन अधिकारों और इससे मिलने वाली सुरक्षा के बारे में समाज को जागरूक करें। हमारी इस चूक के कारण आज भी हम देख रहे हैं कि इस देश में उत्पीड़न बहुत है, शोषण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, गरीब लोगों का मनोबल तोड़ा जा रहा है और जाति के आधार पर आतंक बड़े पैमाने पर बढ़ता चला गया है। तो ये हमारी जिम्मेदारी थी। हमें संविधान के प्रति अपने उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए था। इस देश का जो भी शिक्षित व्यक्ति है, जो संपन्न व्यक्ति है, उसे नागरिक सुरक्षा के लिए प्रयास करने चाहिए थे। नागरिक सुरक्षा के साथ साथ हमारे अधिकारों की सुरक्षा का विषय भी है। जैसे संविधान ने जो हमें अधिकार दिए, हमें संपत्ति का हक है, हमारे अपने खेत खलियान हो सकते हैं, हम अपना मकान बना सकते हैं, कारोबार खड़ा कर सकते हैं। अगर कोई इन पर अतिक्रमण करे तो संविधान हमारी सुरक्षा में खड़ा है, ये बात पता चलनी चाहिए थी। लेकिन देश में कानून की प्रक्रिया इस प्रकार से वकीलों के माध्यम से और पालिका की धीमी गति के प्रभाव से आज लोग न्याय की उम्मीद छोड़ चुके हैं। कोई झगड़ा होने पर पुलिस स्टेशन जाने की बजाय लोग स्वतः ही राजीनामा करना ही बेहतर समझते हैं। अगर कोई दबंग व्यक्ति जमीन पर कब्जा कर ले तो कानूनी लड़ाई में पड़ने की बजाय लोग दूसरे दबंग लोगों के संपर्क में आकर के समझौता करने की बात करते हैं। तो ये हमारी कमजोरी का प्रतीक है। हम नागरिक सुरक्षा के मापदंडों पर अगर सजग हो जाते तो हमारी सामाजिक सुरक्षा मजबूत हो जाती। इस दिशा में समाज ने आज तक कोई काम नहीं किया, ना ही कोई पहल की। वे व्यक्ति भी जो आज बड़े पैमाने पर संविधान दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, जन जागृति में उनकी भूमिका भी गौण नजर आती है। सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों की बात मैं करूं तो एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। ये किसी जाति की सीमाओं में नहीं है, इस देश के प्रत्येक नागरिक के हक में है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन को 30 से 35-40 वर्ष देश के लिए लगाता है, नौकरी करता है, उसे बुढ़ापे के समय सम्मान के साथ जीवन जीने का हक होता है। उसे पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का जीवन मूल्यों से संबंधित अधिकार छीन गया और दबी हुई आवाज उठती हुई प्रतीत तो होती है, लेकिन सरकार को प्रभावी कर सके ऐसा कोई भी ताकत नजर नहीं आती है। तो यहां मैं कहना चाहूंगा कि संविधान कमजोर नहीं है, आज लोग कमजोर हो गए जो अपने संवैधानिक हकों को भी नहीं बचा पा रहे। जैसे शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, उस शिक्षा जो मौलिक अधिकार है जहां से जीवन बनना बिगड़ना होता है, उस शिक्षा की दुर्दशा हो गई और समाज जाग नहीं रहा है, समाज बोल नहीं रहा है। जो शिक्षा समानता का भाव पैदा करती है, बौद्धिक विकास में सहायक होती है, देश के निर्माण में जिसकी महती भूमिका हो जाती है, आज वो शिक्षा व्यापारियों के हाथ में चली गई। आज शिक्षा लेना नहीं है, बल्कि शिक्षा खरीदना हो गया है। ऐसी सूरत में क्या सामाजिक जीवन सुरक्षित रह पाएगा? पहले एक डॉक्टर बनता था, उसका उद्देश्य होता था कि वो जनता की सेवा करे, क्योंकि डॉक्टर बनने का बहुत ज्यादा खर्च नहीं था। सरकार खर्च उठाती थी
और व्यक्ति अपने सामर्थ्य से डॉक्टर बन जाता था, उसको मिलने वाले वेतन से वो ठीक से इलाज कर सकता था। आज डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उन करोड़ों रुपए को चुकाने के लिए डॉक्टर को इलाज से कम चाकू पर ज्यादा भरोसा होता है। वो जितने ज्यादा ऑपरेशन करेगा, उतना ही उसका कर्ज जल्दी से उतरेगा। तो ये सब संविधान के होते हुए भी हम अपने मानवीय अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसका दायित्व था कि वो संविधान को अपनी आस्था का आधार बनाता और अधिकारों पर उत्सव मनाता। लेकिन हम अधिकारों पर उत्सव नहीं मना पा रहे हैं, इसलिए हमें लगता ही नहीं कि संविधान ने हमें कुछ दिया है और हम संविधान को भूल जाते हैं। यहां मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगा। हम संविधान को भूल क्यों गए? क्योंकि संविधान को हमने अपनी आस्था और विश्वास से नहीं जोड़ा। संविधान को हमने अपने उद्देश्य से नहीं जोड़ा। जैसे मैं थोड़ा सा धार्मिक क्षेत्र में बात कर रहा हूं। इस देश में दिवाली का उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कौन वन से वास में गया, कौन वनवास से वापस लौट के आया, इससे किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन लोग धार्मिक आस्था के कारण उत्सव मनाते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, एक एक परंपरा का निर्वाह करते हैं। पूजा कैसे होनी चाहिए, मिठाई खरीदनी चाहिए, बच्चे जानते हैं पटाखे भी चलाने चाहिए। ये सारी चीजें एक परंपरा का हिस्सा बन गई। होली का पर्व क्यों मनाया जाता है, किसको जलाया जाता है, ये विषय पर ना भी जाए तो भी हर व्यक्ति अपने बिना मस्तिष्क का इस्तेमाल किए होली के पर्व का हिस्सा बन जाता है। रक्षाबंधन क्यों मनानी चाहिए, भाई बहन के बीच संबंध कैसे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पर्व का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत सारी परंपराएं पर्व हम मनाते रहते हैं। क्या हमें अधिकारों का पर्व भी नहीं मनाना चाहिए था? अगर इन अधिकारों के प्रति हमारी जन जागृति होती, हम शिक्षा के लिए उत्सव मनाते, नौकरी के लिए उत्सव मनाते, स्वाभिमान का उत्सव मनाते, जीवन मूल्यों की सुरक्षा का उत्सव मनाते, जीवन की सुरक्षा में काम आने वाले अधिकारों का उत्सव मनाते और वो हमारे आस्था और विश्वास का आधार बन जाते, तो संविधान हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन करके उसके प्रति सुरक्षा का भाव हमारे मन में पैदा होता। ये एक महत्वपूर्ण काम हो जाता। चूंकि हमने संविधान को एक राजनीतिक दस्तावेज के रूप में देख करके छोड़ दिया, जबकि राजनीतिक दस्तावेज है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह एक सामाजिक दस्तावेज भी है जो हमारे जीवन की सुरक्षा की गारंटी देता है। हमारी आंखों के सामने जिन सरकारी स्कूलों में शिक्षा ठीक से चल रही थी, बच्चे घर से खाना खा करके आते थे, घर जाके खा लेते थे, दोपहर का खाना अपने साथ लेके जाते थे। हम भी स्कूलों से पढ़ करके आए, कभी स्कूल में भूखे नहीं मरे थे। जिन स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की बात होनी चाहिए थी, उन स्कूलों में दोपहर के खाने की बात जब हुई, तो क्या देश के बुद्धिजीवियों को खड़ा नहीं होना चाहिए था कि शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने की बात करो, शिक्षा देने के तरीके को मॉडर्न बनाओ? हम जानते थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने के लिए
हम 5-5 पैसे इकट्ठे करके चौक का डब्बा खरीद कर देते थे और मास्टर पढ़ाता था। स्कूलों में चौक की कमी थी, लेकिन सरकार ने दोपहर का भोजन दे दिया। स्कूलों में अध्यापकों की कमी थी, उसे पूरा करना चाहिए था। सरकार ने अध्यापकों को दूसरे काम सौंप दिए। अध्यापक आवाज नहीं उठा सके क्योंकि समाज अध्यापकों के साथ नहीं खड़ा हुआ, और समाज के साथ नहीं खड़े होने का परिणाम ये हुआ, आज अध्यापक सरकार के बाकी सारे काम करता है, केवल पढ़ाई ही नहीं करता है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा देना रहा ही नहीं है। ये हमारी उदासीनता का परिणाम। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार की परिभाषा बदल गई। आप बच्चे को शिक्षा दिलवाइए, उसके लिए बाजार में जो भी आपको दुकान अच्छी लगे वहां उसकी कीमत दे दीजिए और ले लीजिए। शिक्षा एक मौलिक अधिकार किस प्रकार से व्यापारियों के हाथ में जाकर के व्यापार का हिस्सा बन गया, कभी हमारी चिंता में नहीं आया। हम इस देश के नागरिक हैं, और देश के नागरिक की सुरक्षा, केवल राष्ट्र की सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, देश की सीमा की सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूं। देश के नागरिक को बीमारियों से भी बचाना है, महामारियों से बचाना है। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सरकार की जिम्मेदारी में आता है कि उसके स्वास्थ्य की रक्षा करे। लेकिन सरकार ने सरकारी अस्पताल तो खोल दिए, वे ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। इतनी बड़ी जनसंख्या के सामने स्वास्थ्य सुरक्षाएं कुछ भी नहीं है, और स्वास्थ्य भी पूंजीपतियों के हाथ में चला गया, और वहां पर भी एक बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण का एक गिरोह बन गया। जिस दवा की कीमत 1 रुपया हो सकती है वो 100 रुपए में मिलती है, जिसकी कीमत 10 रुपया होती है वो 10,000 में मिलती है। अगर आज से हम 50 साल पहले चले जाएं, उस समय अधिकतर डिलीवरीज घर पे होती थी, और आज अधिकतर सीजेरियन से होती है। ये चिकित्सा का व्यापारीकरण है। अभी आज ही कुछ डाटा सोशल मीडिया पर आए थे, इस देश में 75% हार्ट के ऑपरेशन झूठे होते हैं। सभी बीमारियों को डाटा दे रखा था जो मैं यहां नहीं रख रहा हूं। जिस जिस भी सामाजिक अधिकार का व्यापारीकरण हुआ, उस व्यापारीकरण ने हमारे जीवन के लिए एक नया खतरा पैदा कर दिया है। और आज तो राजनीति का भी व्यापारीकरण हो गया। पहले हम सोचते थे कि राज सत्ता वोट से आती है, और आज हम सब देख रहे हैं कि राज सत्ता वोट से नहीं, राज सत्ता नोट से आती है। आज बुद्धिजीवी चिंतन नहीं कर रहा है, बुद्धिजीवी मनन नहीं कर रहा है, बुद्धिजीवी चर्चा नहीं कर रहा है। आज राजनीति में देश के नागरिक की कोई भूमिका नहीं है। तो ऐसे में संविधान पर एक नए प्रकार का संकट आना लाजमी है। आज हम जितना संविधान की सुरक्षा का शोर मचा रहे हैं, उसके विपरीत उतना ही ज्यादा संविधान पर खतरा मंडराता जा रहा है। अगर राजनीतिक क्षेत्र में बात करें तो एक नए प्रकार का खतरा है। सामाजिक क्षेत्र में बात करें तो एक नए प्रकार का आतंक शुरू हो गया। धार्मिक उन्माद ने व्यक्ति के जीवन में आशंकाओं को जन्म दे दिया।
सामाजिक ध्रुवीकरण ने राष्ट्रता को तो मजबूत कर ही दिया, लेकिन सामाजिक ताने बाने को तार तार कर दिया। आज संविधान दिवस के अवसर पर जरूरी है हम ऐसे विषय पर चर्चा करें। बुद्धिजीवी एक दिन की चर्चा से करके चुप हो जाएं, इसे संविधान की रक्षा में कोई बात नहीं बनेगी। इसे हमें जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा और विशेष रूप से इस देश के बहुजनों को तो समझना चाहिए कि देश का संविधान हमारी सांसें हैं। जितना जितना बाबा साहब ने हमें दिया था उसका बहुत छोटा सा अंश हमें मिलने लगा था, लेकिन जिनको मिला उनकी उदासीनता ने इन सभी अधिकारों को हमसे छीन लिया है। आज समाज में उत्साह नजर नहीं आ रहा है। राजनीति के प्रति भी कहीं तो महत्वाकांक्षाएं अत्यधिक हो गई हैं और कहीं कहीं उदासीनता ने अपना प्रभाव जमा लिया है। इन दोनों ही सूरत में हम समाज को सुसंगठित नहीं कर पा रहे हैं। जहां हम एक राष्ट्रीय स्वरूप में आकर के इस आंदोलन को खड़ा करने की आवश्यकता अनुभव की जानी चाहिए थी, हम राष्ट्रीय आंदोलन की बजाय व्यक्तिगत हितों के आंदोलन पर ज्यादा जोर देने लगे हैं। इससे संविधान को और खतरा पैदा हो गया है। हम ना तो समाज के हित में सोच रहे हैं, ना आने वाली पीढ़ी के हित में सोच रहे हैं, ना अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ऐसे में भारत का संविधान क्या हमें न्याय दे पाएगा? इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि संविधान हमारे विश्वास और हमारी श्रद्धा का आधार होना चाहिए। जिस प्रकार से हम पर्व मनाते हैं, ऐसे ही संवैधानिक अधिकारों के पर्व भी मनाने चाहिए। हमें नए नए पर्व बनाने चाहिए और संवैधानिक अधिकारों को हमें सामाजिक और धार्मिक संदर्भ में भी स्थापित करना चाहिए। जिसे हम समानता की बात करें, देश के संविधान ने हमें समानता का हक दिया है, तो हम उस समानता के सिद्धांत को समाज में प्रतिपादित करें। संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है, हम सामाजिक मूल्यों में भी स्वतंत्रता की बात करें। संविधान ने हमें स्वाभिमान से जीने का हक दिया है, हम अपने स्वाभिमान को भी गौरवान्वित करें। तो जिस प्रकार से संविधान राजनीतिक अधिकारों का एक दस्तावेज है, उसी प्रकार से संविधान हमारे जीवन के मूलभूत अधिकारों का भी एक दस्तावेज है। ऐसा कोई भी काम जो हमारे जीवन मूल्यों को खतरा पैदा करते हैं, उनसे बचाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी संविधान की है। तो हमारे पर दायित्व बनता है, जिस प्रकार से हम अपने जीवन मूल्यों की रक्षा करते हैं, जिस प्रकार से हम अपने जीवन की रक्षा करते हैं, जिस प्रकार से हम अपने मान और स्वाभिमान की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से हमें इस देश के संविधान की रक्षा करनी चाहिए। इस देश के संविधान में जो लिखा है, जो हमें मिलना चाहिए था, जो मिल रहा है वो पूरा मिलना चाहिए। जो नहीं मिला है उसके लिए हमें खड़ा होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि प्रयास सामूहिक होता है, उपलब्धि भले ही व्यक्तिगत हो, लेकिन व्यक्तिगत उपलब्धि भी सामाजिक हित में ही मिल सकती है। व्यक्तिगत प्रयासों से व्यक्तिगत लाभ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान व्यक्तिगत बात नहीं करता, संविधान सामाजिक बात करता है, संविधान समाज की बात करता है, संविधान देश के नागरिकों की बात करता है। तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते, बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते, इस देश के दबे कुचले समाज का प्रतिनिधित्व करने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम संविधान को समझें, संविधान की चर्चा करें, अधिकारों की चर्चा करें और संविधान के प्रति समाज का विश्वास प्रगाढ़ हो जाए। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जितना जितना हमारा विश्वास मजबूत बनेगा, उतना संविधान मजबूती से टिका रहेगा। अगर हमारा विश्वास संविधान से उठ गया तो इसे बदलते हुए देर नहीं लगेगी।
इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि कल भी इस पर चर्चा हुई थी, मैंने आज इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाया है। बस इतना अनुरोध कर रहा हूँ, ये केवल एक दिन की चर्चा नहीं है, ये हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक जीवंत दस्तावेज है। अगर संविधान है तो हम हैं तो ये संविधान है। इसलिए हमें संविधान की सुरक्षा के लिए उसी प्रकार से काम करना है, जिस प्रकार हम अपने जीवन की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। आप लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो। एक बार पुनः संविधान दिवस पर सबको हार्दिक मंगल कामनाएं। भवतु सब भवतु सब भवतु